मैं अजय सर आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष फिर से एमबीबीआई क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हूं। आज हम लोग वर्ग 10वीं के विद्यार्थियों के लिए विषय विज्ञान से भाग अ भौतिकी से पार्ट 1 प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन से सीरीज 4 लेकर के उपस्थित हूं, क्योंकि इसके पहले हमने सीरीज 1, सीरीज 2 और सीरीज 3 बना दिया है। आप मेरे चैनल का प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, या उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से भी जाकर के देख सकते हैं। आज हम लोग सीरीज 4 में जो है 2 प्रश्नों के बारे में हम लोग वर्णन करेंगे, व्याख्या करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको जो है 6 नंबर चाहिए फिजिक्स में, भौतिकी में अगर आप 6 नंबर लाना चाहते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में, तो आप जरूर इस वीडियो को बिना स्किप किए देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि यह सीरीज जो है सीरीज 4 जो है आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। आप जो है बिना स्किप किए पूरे वीडियो को देखिएगा। तो आज हम लोग सीरीज 4 में जो है 2 प्रश्नों की चर्चा करेंगे, क्योंकि 2 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको ध्यान से देखिएगा। तो सीरीज 4 में जो है सबसे पहला प्रश्न क्या है उसकी व्याख्या करते हैं, उसको सोल्यूशन करते हैं, उस प्रश्न को समझते हैं। तो सभी विद्यार्थी जो है आप अपने स्क्रीन पर देखिए और मैं इस बोर्ड पे जो है उस प्रश्न को समझाने जा रहा हूं। तो आते हैं इस बोर्ड पे, समझते हैं कि वो कौन सा प्रश्न है, उसकी व्याख्या करते हैं, उसको कैसे हल करते हैं, उसको समझते हैं। प्रश्न कह क्या रहा है, हम इसको समझाने जा रहे हैं। प्रश्न कह रहा है कि अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि r बराबर 2f या f बराबर r/2। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न से वशनिष्ठ प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न कह रहा है कि अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि r बराबर 2f या f बराबर r/2। आपको अवतल दर्पण में r बराबर 2f या f बराबर r/2 सत्यापित करना है। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अवतल दर्पण में दिखाएं कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है। समझ में आया? प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है? प्रश्न पूछा जा सकता है कि अवतल दर्पण में दिखाएं कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कि बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई प्रश्न ऐसा हमने पढ़ा नहीं है। इतना याद रखिएगा कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है? दोगुनी होती है, अर्थात r बराबर 2f। ठीक है, वशनिष्ठ प्रश्न में भी यह प्रश्न पूछा जाएगा कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है, तो आपको क्या बताना है? दोगुनी होती है। समझ में आया? और इसको एक और तरीका से इस प्रश्न को पूछा जा सकता है। तो प्रश्न कैसे पूछा जाएगा? प्रश्न पूछा जाएगा कि अवतल दर्पण में दिखाएं कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। समझ में आया? एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे कि अवतल दर्पण में दिखाएं कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, अर्थात f बराबर r/2। तो आशा करते हैं कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गए। यानी एक ही प्रश्न को 2 तरह से 3 तरह से पूछा जा सकता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको जो है बस इसी चीज को सिद्ध करना है। प्रश्न किसी भी तरह से घुमा कर पूछे, इतना समझ जाना कि वह r बराबर 2f होगा, नहीं तो f बराबर r/2 होगा। और यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है, जो आपके एग्जाम में जो है 6 नंबर का पूछता है। तो आप जरूर इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा, आप जरूर इस प्रश्न को बना करके जाइएगा। और इस वीडियो को ध्यान से देखिए, इस सीरीज को ध्यान से देखिए, जिससे जो है आप अपने एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर पाएं। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले, इस सूत्र को सत्यापित करने से पहले जो है आपको जो है एक अवतल दर्पण का चित्र बनाना होता है, जो हमने बना दिया है, जो आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा और आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे। तो यह एक अवतल दर्पण है। इस दर्पण में जो है एक चित्र बनाया गया है, इसमें प्रकाश के परावर्तन का नियम भी लागू हुआ है। तो इसको समझते हैं। इस चित्र को अगर आप समझ जाते हैं, तो आप आसानी से जो है आप अवतल दर्पण में r बराबर 2f या f बराबर r/2 सत्यापित कर सकते हैं। प्रश्न समझ में आ गया? प्रश्न समझ में आ गया? आशा करते हैं कि आपको ये सभी प्रश्न समझ में आ गए। अब इसको हल करते हैं। तो जब भी प्रश्न को हल करते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? सॉल्यूशन लिखते हैं ना, हल लिखते हैं। समझ में आ गया? हाँ। अब है भाषा। भाषा मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है? मैं भाषा जो है मैं बोल रहा हूं, आप इस चित्र को देख करके मैं भाषा बोल रहा हूं, आपको जो है वह भाषा जो है साइड में लिखते हुए दिखाई देगा। समझ में आ रहा है? हम जो भाषा यहाँ पे बोलेंगे, हम जो भाषा समझाएंगे, आपको साइड में जो है वह भाषा जो है लिखती हुई नजर आएंगी, लिखती हुई दिखाई देंगे। कोई दिक्कत? चलिए भाषा को समझते हैं। भाषा जो है बगल में आपको लिखते हुए नजर आएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप आराम से उस भाषा को लिख लीजिएगा और बना लीजिएगा, नोट्स भी बनाते चलिएगा। तो भाषा में क्या है? तो लिखेंगे कि माना कि m' एक अवतल दर्पण है, जिसमें p ध्रुव, c वक्रता केंद्र, f फोकस तथा xp प्रधान अक्ष है। समझ में आया? चित्र ध्यान से देखिएगा तो आपको जो है जरूर समझ में आएंगी बातें। अगर आप सीरीज 3 देखे हैं तो आपको सभी बातें समझ में आएंगी कि p क्या है, f क्या है, c क्या है, छोटा f क्या है, बड़ा r क्या है, सब चीज समझाया गया है। p ध्रुव है, f फोकस है, c वक्रता केंद्र है, छोटा f फोकस दूरी है और बड़ा r जो है वक्रता त्रिज्या है, और m' क्या है? एक अवतल दर्पण है।
ये सारी बातें जो है हमने सीरीज 3 में बता दिया है। आप वहां पे जरूर उस सीरीज को देख करके इसको बनाइएगा और इस सीरीज को देखिएगा तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। समझ में आया? तो चलिए हम लोग इस फिगर को समझते हैं और इसकी भाषा को लिखते हैं, इसका रचना करते हैं। तो रचना कैसे करेंगे? तो लिखेंगे क्या कि माना कि m डैश एक अवतल दर्पण है। समझ में आ गया? माना कि m डैश एक अवतल दर्पण है जिसमें p ध्रुव, c वक्रता केंद्र, f फोकस तथा xp प्रधान अक्ष है। पुनः माना कि ab प्रधान अक्ष के समानांतर एक किरण है। समझ में आ गया? पुनः माना कि ab प्रधान अक्ष के समानांतर एक किरण है जो दर्पण के b बिंदु पर आपतित होकर के प्रधान अक्ष को f बिंदु पर काटते हुए bq दिशा की ओर परावर्तित हो जाती है। समझ में आया भाषा? भाषा कैसे बोले कि माना कि m डैश एक अवतल दर्पण है जिसमें p ध्रुव, c वक्रता केंद्र, f फोकस तथा xp प्रधान अक्ष है। पुनः माना कि ab प्रधान अक्ष के समानांतर एक किरण है जो दर्पण के b बिंदु पर आपतित होकर के प्रधान अक्ष को f बिंदु पर काटती हुई bq दिशा की ओर परावर्तित हो जाती है। इतनी बातें समझ में आ गई? इतनी बातें समझ में आ गई? उसके बाद क्या लिखेंगे कि साथ ही माना कि cp बराबर r तथा pf बराबर f है तो सिद्ध करना है कि r बराबर 2f या f बराबर r/2। इतनी बातें समझ में आ गई? भाषा समझ में आ गया? रचना में यही लिखना है जो हमने अभी समझाया। समझ में आ गया? अब उसके बाद क्या लिखेंगे? प्रमाण। उसके बाद क्या लिखेंगे? प्रमाण। तो यहाँ पे प्रमाण लिखते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से समझेंगे। भाषा तो सब कोई लिख लिया होगा, भाषा सब कोई लिख लिया होगा, भाषा सब कोई लिख लिया। समझ में आया भाषा? भाषा समझ में आ गया सबको? क्लियर? समझ में आ गया तो लिखिएगा हाँ सर समझ में आ गया। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सर समझ में आ गया भाषा। ठीक है, चलिए इसको फिर से बोल देते हैं, अगर नहीं समझ में आए तो फिर से सुन लीजिए। कैसे कैसे भाषा लिखेंगे कि माना कि m डैश एक अवतल दर्पण है जिसमें p ध्रुव, c वक्रता केंद्र, f फोकस तथा xp प्रधान अक्ष है। पुनः माना कि ab प्रधान अक्ष के समानांतर एक किरण है जो दर्पण के b बिंदु पर आपतित होकर के प्रधान अक्ष को f बिंदु पर काटती हुई bq दिशा की ओर परावर्तित हो जाती है। साथ ही माना कि cp बराबर r तथा pf बराबर f है तो सिद्ध करना है कि r बराबर 2f या f बराबर r/2। इतनी बातें समझ में आ गई? सभी साइड में लिखते हुए आपको दिखाई देंगे। समझ में आ रहा है? वो सभी स्पष्ट हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। अब उसके बाद क्या लिखेंगे? प्रमाण। क्या लिखेंगे? प्रमाण। तो प्रमाण में क्या लिखेंगे? तो प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के नियम से प्रमाण में क्या है? प्रकाश के परावर्तन के नियम से। तो प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या कहता है? हमने आपको प्रकाश के परावर्तन का नियम बताया है, सीरीज 2 में आपको मिला होगा प्रकाश के परावर्तन का नियम। प्रकाश का परावर्तन का नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, इसलिए कोण I बराबर कोण R। ये चीज बताए थे प्रकाश का परावर्तन का नियम। और आपके एग्जाम में 2 नंबर का प्रश्न पूछता है, आप जरूर उस सीरीज को देख लीजिएगा, सीरीज 2, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप जरूर उसको याद कर लीजिएगा। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम से क्या होता है कि कोण I बराबर कोण R। इतनी बातें समझ में आई? प्रकाश के परावर्तन के नियम से कोण I कोण R के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसलिए क्या होगा? कोण I बराबर कोण R। तो इसलिए कोण A किसके बराबर होगा? कोण 2 के बराबर होगा, क्योंकि हमने I की जगह पे क्या माना है? 1 माना है, और R की जगह पे क्या माना है? 2 माना है। तो जब कोण I कोण R के बराबर होगा तो कोण 1 कोण 2 के क्या होगा? बराबर होगा। इतनी बातें समझ में आ गई? इतनी बातें समझ में आ गई? आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई कि कोण 1 कोण 2 के बराबर है। इसको आप समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। समझ में आ गया? लिखेंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे कि चूंकि AB समानांतर है XP के तथा BC इनसे मिलती है। समझ में आया? क्या हमने लिखा कि AB समानांतर है किसके? XP के। AB समानांतर XP तथा BC इनसे मिलती है, यानी इससे मिलती है और इससे मिलती है। समझ में आ गया? तो जब AB समानांतर XP तथा BC इनसे मिलती है तो क्या होगा कि कोण 1 कोण 3 के बराबर होगा। तो क्यों बराबर है? क्योंकि यह क्या है? एक कांतर कोण है। यह क्या है?
एकांतर कोण से। कोई पूछेगा कि क्यों बराबर होता है, क्या लिखने का है, एकांतर कोण से। बात समझ में आया। कोई पूछे कि कोण एक कोण 3 के बराबर क्यों है, क्योंकि ये कौन सा कोण है, एकांतर कोण है। ठीक है, क्योंकि जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उसका एकांतर कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ये बात समझ में आ गई। जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उसका एकांतर कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। समझ में आ गया। तो इसीलिए कोण 1 कोण 3 के बराबर क्यों है, क्योंकि कोण 1 कोण 3 के बराबर इसलिए है क्योंकि यह कौन सा कोण है, एकांतर कोण है। क्योंकि हमने क्या लिखा कि चूंकि AB समानांतर XP तथा BC इनसे मिलती है, तो जब AB XP समानांतर और BC जो है इनसे मिलती है, इसका मतलब ये क्या है, एक तिर्यक रेखा है, जिसकी वजह से कोण 1 कोण 3 के क्या है, बराबर है। तो क्यों बराबर है, क्योंकि एकांतर कोण से बराबर है। अब इसको आप क्या मानेंगे, समीकरण सेकेंड मानेंगे। समझ में आ गया। अब क्या होगा इसके बाद, तो लिखेंगे अब समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड से। ये बातें समझ में आ गई। अब क्या लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकंड से। तो समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकंड से क्या मिला कि कोण 1 कोण 2 के बराबर है, कोण 1 कोण 2 के बराबर है और कोण 1 कोण 3 के बराबर है। तो इसलिए कोण 2 भी क्या होगा, कोण 3 के बराबर होगा। ये बातें समझ में आई। अरे जब कोण 1 कोण 2 के बराबर है और कोण 1 कोण 3 के बराबर है तो इसलिए कोण 2 भी क्या होगा, कोण 3 के बराबर होगा। समझ में आ गया। अरे यह इसके बराबर है, यह इसके बराबर, तो यह आपस में क्या होगा, बराबर होगा। समझ में आ गया। तो जब कोण 2 कोण 3 के बराबर है, ध्यान से समझिए, जब कोण 2 कोण 3 के बराबर है, तो जब कोण 2 कोण 3 के बराबर है तो क्या होगा, CF किसके बराबर होगा, BF के बराबर होगा। समझ में आ गया। अरे कोण 2 कोण 3 के बराबर है, यहां पे देखिए यह कोण 2 कोण 3 के बराबर है, तो CF किसके बराबर होगा, BF के बराबर होगा। CF किसके बराबर होगा, BF के बराबर होगा। समझ में आ गया। कोण 2 जो है, यह कोण 2 जो है कोण 3 के बराबर है, तो कोण 2 कोण 3 के बराबर है, इसलिए CF जो है BF के बराबर होगा। समझ में आया। याद रखिएगा, सम्मुख कोणों की सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती है, इसलिए कोण 2 का सम्मुख भुजा CF और कोण 3 का सम्मुख भुजा BF है, इसलिए CF बराबर BF। समझ में आ गया। करते हैं आगे। तो अब क्या होगा, तो लिखेंगे कि अब यदि यह B बिंदु P के काफी निकट होता, अब यदि B बिंदु P के काफी निकट हो तो अब यदि यह B बिंदु P के क्या हो, काफी निकट हो तो, मान लीजिए यह B बिंदु कहां जाए, P पे आ जाए, तो अब यदि B बिंदु P के काफी निकट हो तो यह BF किसके बराबर होगा, PF के बराबर होगा। यह बात समझ में आया। अब यदि यह B बिंदु P के काफी निकट आ जाए, समझ में आ रहा है। अब यदि B बिंदु P के काफी निकट आ जाए तो BF किसके बराबर होगा, PF के बराबर होगा। इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे कि BF बराबर PF। ये बातें समझ में आ गए। BF बराबर क्या होगा, PF। कोई दिक्कत। हमने क्या लिखा कि अब यदि B बिंदु P के काफी निकट हो, यानी यह B बिंदु P के नजदीक आ जाए तो यह BF किसके बराबर होगा, PF के। तो वही तो लिखे हैं, इसलिए BF बराबर PF। समझ में आ गई इतनी। तो अब क्या लिखेंगे कि अब चित्र से अस्पष्ट है, अब चित्र से अस्पष्ट है, अब चित्र से अस्पष्ट है। इतनी बातें समझ में आई। अब चित्र से अस्पष्ट है तो चित्र में क्या कह रहा है, अब चित्र से अस्पष्ट है तो चित्र में क्या कह रहा है, यहां पे समझते हैं, जगह नहीं है इसलिए हम यहां पे बनाते हैं, आप यहां पे ध्यान से देखिए। अब चित्र से अस्पष्ट है क्या, CP बराबर CF प्लस PF। समझ में आ गया। हमको CP चाहिए, हमको क्या चाहिए, CP चाहिए। तो CP बराबर क्या हुआ, तो CF प्लस PF हुआ। तो CF प्लस PF क्यों, CF प्लस PF क्यों, हमको CP चाहिए, हेतना चाहिए। तो इतना कब मिलेगा, जब हेतना प्लस हेतना करेंगे ना। समझ में आया। अरे हमको CP चाहिए, तो CP कैसे मिलेगा बबुआ, तो CF प्लस PF करेंगे तब तो मिलेगा। हमको CP चाहिए, हेतना चाहिए, तो इतना कैसे मिलेगा, तो हेतना प्लस हेतना, यानी सबको जोड़ देंगे, यानी हमको CP चाहिए तो क्या मिलेगा, CF प्लस PF मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं, इंप्लाइज का चिन्ह देंगे। अब CP बराबर क्या मिला, CP बराबर, अब CF प्लस PF लिखे यहाँ पे, CF प्लस PF। अब ये CF किसके बराबर है, ध्यान समझिए, यह CF किसके बराबर है, तो देखिए तो यहाँ पे CF किसके बराबर, BF के बराबर है। यहाँ पे CF किसके बराबर, BF के। तो जहां पे CF है इसका जगह हम BF लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब प्लस PF है तो प्लस हम PF दे दिए। इतनी बातें समझ में आ गई, इतनी बातें समझ में आ गई।
इतनी बातें समझ में आ गई। यहाँ पे कैसे हुआ तो लिखेंगे कि सी एफ बराबर बी एफ। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अब सीपी बराबर क्या होगा, फिर हमने क्या लिखा सीपी बराबर। तो अब आई बी एफ किसके बराबर है, यहां पे समझिए। अब यह बी एफ बराबर, तो बी एफ बराबर क्या होगा पी एफ। क्यों, क्योंकि बी एफ किसका बराबर है, पी एफ के बराबर है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पी एफ लिखेंगे। आप प्लस है तो प्लस, फिर पी एफ है तो पी एफ लिख देंगे। समझ में आ गया कैसे हुआ। तो यहाँ पे हम दिखा देंगे कि चूंकि बी एफ बराबर क्या होता है, पी एफ होता है। ये बात समझ में आ गई। हम दिखा देंगे कि चूंकि बी एफ बराबर क्या होता है, पी एफ होता है, तो हम बी एफ की जगह क्या लिख दिए, पी एफ लिख दिए। इतनी बातें समझ में आ गई। इतनी बातें समझ में कैसे हुआ। चलिए एक स्टेप हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे आते हैं, वहाँ पे दिखाई नहीं देगा, साइड में आते हैं। यहाँ पे हमारी चेहरा दिखाई नहीं देगा, लेकिन जो लिखेंगे वो आपको नजर आएगा। समझ में आ रहा है, क्या करें, बोर्ड छोटा है, कैमरा भी छोटा है, समझ में आ रहा है ना। चलिए समझते हैं यहाँ पे। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पे क्या है, सीपी है। यहाँ पर मेरा चेहरा नहीं दिखाई देगा, लेकिन हम जो समझा रहे हैं वो आपको समझ में आएगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है, सीपी है। तो सीपी बराबर अब क्या होगा, यहाँ पे पहले इंप्लाइज का चिन्ह देंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, सीपी लिखेंगे। तो सीपी बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए पीएफ प्लस पीएफ। समझिए यहाँ पे सीपी बराबर क्या होगा, पीएफ प्लस पीएफ। तो पीएफ प्लस पीएफ, कोई गो पीएफ, अरे पीएफ प्लस पीएफ, कितना पीएफ, तो दो गो पीएफ, एगो पीएफ प्लस एगो पीएफ, कोई गो पीएफ, तो दो गो पीएफ। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 पीएफ लिखेंगे। समझ में आ गया, क्या लिखेंगे, 2 पीएफ लिखेंगे। फिर इंप्लाइज का चिन्ह देंगे। अब सी बराबर क्या होगा, तो आर होगा, और 2 है तो 2 पीएफ बराबर क्या होगा, एफ। अब आर बराबर 2एफ क्यों आया, अब आप सोचिए कि यहाँ पे आर बराबर 2एफ क्यों आया, क्योंकि हमने पहले ही जब भाषा लिख रहे थे तो वहीं पे माने थे कि चूंकि सीपी बराबर आर तथा पीएफ बराबर एफ, माने थे। अरे इतनी बात समझ में आ रहा था, माने थे ना कि सीपी बराबर आर तथा पीएफ बराबर एफ। तो वही चीज तो लिखे हैं कि सीपी की जगह हमने आर लिख दिया और पीएफ की जगह पर एफ लिख दिया। इसलिए हमको क्या मिला, आर बराबर 2एफ मिला। हमको सिद्ध क्या करना था, इसलिए आर बराबर 2एफ मिला। हमको सिद्ध क्या करना था, यही तो सिद्ध करना था, आर बराबर 2एफ, अर्थात वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी क्या होती है, दोगुनी होती है। तो वही चीज लिखे यहाँ पे, आर बराबर 2एफ। या समझ में आ रहा है, एक स्टेप और जाएंगे नीचे तो क्या लिखेंगे, या। अब या में इसके बाद क्या मिलेगा, तो अगर हमको एफ चाहिए या हमको यह एफ चाहिए, तो यह क्या चीज के रूप में, गुणा के रूप में। बराबर के इधर जाए तो क्या होगा, भागा के रूप में, यानी एफ बराबर क्या मिलेगा, आर बटे 2 मिलेगा। यानी फोकस दूरी क्या होगी, वक्रता त्रिज्या की आधी हो गई। तो अब आपके एग्जाम में नेक्स्ट प्रश्न में पूछेगा कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी क्या होती है, तो दोगुनी होती है। अगर पूछेगा कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, तो आधी होती है। तो इस तरह से यह क्या हो गया, सत्यापित हो गया, प्रूव्ड हो गया। समझ में आ गया, अरे समझ में आ गया, यह क्या हो गया, सत्यापित हो गया, प्रूव हो गया, PROVED। तो R बराबर 2F या F बराबर R/2, अर्थात अवतल दर्पण में हमने क्या सिद्ध किया कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है, या फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई है। आप सभी विद्यार्थी जो है इसको उतार लीजिए। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया है। आप सभी विद्यार्थी जो है इसको उतार लीजिए। या इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप अपने नोट्स में बना लीजिएगा। तो आशा करते हैं कि आपको R बराबर 2F या A बराबर R/2 समझ में आ गया होगा। अगर आपको लगता है कि ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है, तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं आज के चौथे सीरीज का दूसरा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। में क्या है कि उत्तल दर्पण में सिद्ध करें कि R बराबर 2F या F बराबर R/2। अब हमको उत्तल दर्पण में सिद्ध करना है R बराबर 2F या F बराबर R/2, क्योंकि हमने अवतल दर्पण में सत्यापित कर दिया है उस सूत्र को। अब उसी सूत्र को जो है अब हम लोग उत्तल दर्पण में सत्यापित करेंगे। ये बातें समझ में आ गई। सेम वही प्रश्न है, सिर्फ दर्पण चेंज है। पहले अवतल दर्पण था, अब क्या है, उत्तल दर्पण। प्रश्न इसी प्रश्न को कई तरह से घुमा के पूछेगा, जो हमने पहले बताया था। सेम उसी तरह पूछेगा कि उत्तल दर्पण में दिखाए कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है, या प्रश्न पूछेगा ऐसे कि उत्तल दर्पण में दिखाए कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछेगा मतलब एक ही होता है। प्रश्न फिर से बोल देते हैं, प्रश्न पूछेगा कि सिंपली अगर प्रश्न पूछे तो आपको बताना है, प्रश्न पूछ दे कि उत्तल दर्पण में सिद्ध करें R बराबर 2F या F बराबर R/2, तो ठीक है। अगर प्रश्न इसको घुमा के पूछे कि उत्तल दर्पण में दिखाए कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है, अर्थात इसका मतलब क्या होगा, R बराबर 2F। या प्रश्न ऐसे पूछेगा कि उत्तल दर्पण में दिखाए कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, अर्थात F बराबर R/2। तो प्रश्न समझ में आ गया।
या प्रश्न ऐसे भी पूछेगा कि उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच संबंध स्थापित करें। तो इस तरह से भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको जो है प्रश्न समझ में आ गया। तो अब हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। तो जब भी हम लोग प्रश्न को बनाते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, हल लिखते हैं, सोल्यूशन लिखते हैं। तो यहाँ पे सोल्यूशन लिखा गया है, हमने लिख दिया पहले ही। अब हम लोग इस चित्र को समझते हैं, क्योंकि जब भी इस प्रश्न को बनाइएगा तो सबसे पहले आपको एक चित्र की रचना करना होगा, एक उत्तल दर्पण की रचना करना होगा। हमने यहाँ पे जो है एक उत्तल दर्पण की रचना किया है, जो आपको आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। आप वीडियो को बिना स्किप किए देखिए, तभी आपको ज्यादा समझ में आएंगे। तो हमने एक चित्र की रचना कर दिया है। यह चित्र जो है उत्तल दर्पण है, जिसमें सभी चीजों को इंडिकेट किया गया है, सूचित किया गया। अब समझते हैं इसको बनाते कैसे हैं, इसकी रचना कैसे करते हैं। तो इस चित्र को अगर आप अपने मन मस्तिष्क में बैठा लिए हैं तो समझ जाइए कि आप आसानी से इस भाषा को लिख सकते हैं, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया आपको कि सी का मतलब वक्रता केंद्र होता है, एफ का मतलब फोकस होता है, पी का मतलब ध्रुव होता है, एम डैश एक उत्तल दर्पण है और एक्स डैश प्रधान अक्ष है, छोटा एफ फोकस दूरी है और बड़ा आर वक्रता त्रिज्या है। हमने आपको बहुत पहले बता दिया है। हम ऑर्थोल दर्पण में जब सूत्र सत्यापित कर रहे थे r बराबर 2f या f बराबर r/2, उसी समय हमने आपको बताया था, और फिर भी हम दोबारा भी इसको बता दिए, तो आप तो समझ में गए होंगे। अब इतनी बातें जब आपको मालूम होगा तो आप आसानी से जो है इस चित्र को देख करके भाषा बना सकते हैं अपने शब्दों में। कैसे, तो लिखेंगे, समझिए यहाँ पे समझते चलिए, और भाषा जो है आपको साइड में लिखते हुए नजर आएगा। तो कैसे लिखेंगे कि माना कि एम डैश एक उत्तल दर्पण है। बात समझ में आ गया? कैसे लिखेंगे कि माना कि एम डैश एक उत्तल दर्पण है, जिसमें पी ध्रुव, सी वक्रता केंद्र, एफ फोकस तथा एक्स डैश प्रधान अक्ष है। समझ में आ गया? माना कि एम डैश एक उत्तल दर्पण है, जिसमें पी ध्रुव, सी वक्रता केंद्र, एफ फोकस तथा एक्स डैश प्रधान अक्ष है। पुनः माना कि ए बी प्रधान अक्ष के समानांतर एक किरण है। पुनः माना कि ए बी प्रधान अक्ष के समानांतर एक किरण है, जो दर्पण के बी बिंदु पर आपतित होकर के प्रधान अक्ष को एफ बिंदु पर काटती हुई मालूम होती है या काटती हुई मालूम पड़ती है और बी की दिशा की ओर परावर्तित हो जाती है। समझ में आ गया? पुनः माना कि ए बी प्रधान अक्ष के समानांतर एक किरण है, जो दर्पण के बी बिंदु पर आपतित होकर के प्रधान अक्ष को एफ बिंदु पर काटते हुए मालूम पड़ती है और बी की दिशा की ओर परावर्तित हो जाती है। साथ ही सी को एन से मिलाया, साथ ही सी को एन से मिलाया। बात समझ में आ गया? भाषा समझ में आ गई? चित्र देख करके भाषा लिखना है। भाषा आपको साइड में नजर आ रहा होगा। फिर से भाषा बोल दें, जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिए। माना कि एम डैश एक उत्तल दर्पण है, जिसमें पी ध्रुव, सी वक्रता केंद्र, एफ फोकस तथा एक्स डैश प्रधान अक्ष है। पुनः माना कि ए बी प्रधान अक्ष के समानांतर एक किरण है, जो दर्पण के बी बिंदु पर आपतित होकर के प्रधान अक्ष को एफ बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती है और बी की दिशा की ओर परावर्तित हो जाती है। साथ ही सी को एन से मिलाया। समझ में आ गया? पुनः माना कि सीपी बराबर आर तथा पीएफ बराबर एफ है। समझ में आ गया? पुनः माना कि सीपी बराबर आर तथा पीएफ बराबर एफ है, तो सिद्ध करना है कि आर बराबर 2f या एफ बराबर r/2। बात समझ में आ गया? हमने क्या लिखा कि पुनः माना कि सीपी बराबर आर तथा पीएफ बराबर एफ है, तो सिद्ध करना है कि आर बराबर 2f या एफ बराबर r/2। तो आशा करते हैं कि आपको भाषा समझ में आ गया, रचना समझ में आ गया। अब हम लोग इसको बनाते हैं आगे। तो अब हम लोग इसका प्रमाण लिखते हैं। प्रमाण में क्या होता है इसको समझते हैं। तो प्रमाण में क्या है? तो प्रकाश के परावर्तन के नियम से, प्रकाश के परावर्तन के नियम से, यह प्रमाण में प्रकाश के परावर्तन के नियम से। क्यों? क्योंकि प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। इसलिए कोण I कोण R के बराबर होगा। तो जब कोण I कोण R के बराबर होगा, समझ में आ रहा है? जब कोण I कोण R के बराबर होगा तो कोण 1 क्या होगा? कोण 2 के बराबर होगा। तो इसलिए क्या होगा? कोण 1 बराबर कोण 2। समझ में आ गया कि कोण 1 कोण 2 के बराबर क्यों है? ये बातें समझ में आ गई।
क्यों? क्योंकि कोण एक कोण दो के बराबर इसलिए है क्योंकि कोण आई कोण आर के बराबर है। जब कोण आई कोण आर के बराबर होगा तो कोण एक कोण दो के बराबर होगा। क्यों कोण आई कोण आर के बराबर है? क्योंकि प्रकाश के परावर्तन के नियम से कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, इसलिए कोण आई बराबर कोण आर, इसलिए कोण एक बराबर कोण दो। कोण एक बराबर कोण दो क्यों है? क्योंकि हमने आई बराबर एक माना है, आर बराबर हमने दो माना है। देखिए यहाँ पे एक और दो, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो आगे क्या है, इसी प्रकार ध्यान रखिए कि कोण दो कोण तीन के भी बराबर है। इसी प्रकार यहां पे लिखेंगे कि इसी प्रकार कोण तीन, इसी प्रकार कोण दो बराबर कोण तीन, इसी प्रकार कोण दो कोण तीन के बराबर है। क्यों बराबर है? तो शीर्षाभिमुख कोण से। क्यों बराबर है? शीर्षाभिमुख कोण से। ये बातें समझ में आ गई। ये बातें समझ में आ गई कि कोण दो कोण तीन के बराबर क्यों है। कोई पूछे कि कोण दो कोण, हमने क्या लिखा? इसी प्रकार कोण दो कोण तीन, कोण दो बराबर कोण तीन, क्यों? तो शीर्षाभिमुख कोण से। कोण दो कोण तीन के बराबर क्यों है? शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। अब बढ़ते हैं आगे। अब आगे क्या है? तो ए बी समानांतर किसके? एक्स एक्स डैश के। पुनः यहां पे लिखेंगे, पुनः ए बी समानांतर क्या है? एक्स एक्स डैश। इतनी बातें समझ में आ गई। हमने क्या लिखा? पुनः ए बी समानांतर एक्स एक्स डैश तथा सी एन इनसे मिलती है। समझ में आ गया? हमने क्या लिखा कि ए बी समानांतर है किसके? एक्स एक्स डैश के। समझ में आ गया? हमने क्या लिखा कि पुनः ए बी समानांतर एक्स एक्स डैश तथा सी एन इनसे मिलती है। समझ में आ गया कि ए बी समानांतर एक्स एक्स डैश तथा सी एन इनसे मिलती है। जब ए बी समानांतर है एक्स एक्स डैश के और जब सी एन इनसे मिलती है तो क्या होगा? कोण एक कोण चार के बराबर होगा। कोण एक कोण चार के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि संगत कोण से होगा। क्यों होगा? संगत कोण से। समझ में आ गया? कोई पूछे कि कोण एक कोण चार के बराबर क्यों है? क्योंकि संगत कोण है। तो क्यों? क्योंकि ध्यान से समझिए इस बात को कि जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उसका शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होता है, उसका एकांतर कोण आपस में बराबर होता है, उसका संगत कोण आपस में क्या होता है? बराबर होता है। तो इस चीज को याद रखिएगा। जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उसका शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होता है, उसका एकांतर कोण आपस में बराबर होता है, उसका संगत कोण आपस में बराबर होता है। तो वही चीज तो लिखे हैं कि कोण एक कोण चार के बराबर है। क्यों? क्योंकि ए बी किसके समानांतर है? एक्स एक्स डैश के, और सी एन क्या है? एक तिर्यक रेखा है, इसीलिए कोण एक कोण चार के बराबर है। तो कोई पूछे कि कोण एक कोण चार के बराबर क्यों है? क्योंकि संगत कोण से बराबर है। कोई दिक्कत? इतनी बातें समझ में आ गई? हाँ, समझ में आ गई तो अच्छी बात है, नहीं आई तो समझ जाइए, सीख जाइए, जान जाइए इसके बारे में कि आखिर में कोण एक कोण चार के बराबर क्यों है। क्योंकि संगत कोण है। समझ में आया? क्योंकि जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उसका एकांतर कोण आपस में बराबर होता है, उसका शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होता है, उसका संगत कोण आपस में बराबर होता है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा है कि कोण एक कोण चार के बराबर है। क्यों है? संगत कोण से। कोई दिक्कत? इतनी बातें समझ में आ गई। अब कोण एक कोण चार के बराबर है तो कोण दो भी कोण चार के बराबर होगा। नहीं समझ में? ध्यान से समझिए कि जब कोण एक कोण चार के बराबर है तो कोण दो भी तो कोण चार के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि कोण एक कोण दो के बराबर है। यहां पे लिखिए कि चूंकि कोण एक किसके बराबर है? कोण दो के बराबर है। ये बात समझ में आई? कोण एक कोण चार के बराबर है। क्यों है? तो संगत कोण से। तो जब कोण एक कोण चार के बराबर है तो कोण दो भी तो कोण चार के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि कोण एक कोण दो के बराबर है। समझ में आ गया? तो जब दो कोण चार के बराबर होगा तो कोण तीन भी तो कोण चार के बराबर होगा। नहीं समझ में आया? जब कोण दो कोण चार के बराबर है तो कोण तीन भी तो कोण चार के बराबर होगा। तो क्यों? क्योंकि चूंकि कोण दो बराबर क्या है? कोण तीन। इतनी बातें समझ में आई? इतनी बातें समझ में आई कि कोण तीन कोण चार के बराबर क्यों है? क्योंकि कोण दो कोण तीन के बराबर है। इतनी बातें समझ में आ गई। तो जब कोण तीन कोण चार के बराबर है, अब ध्यान से समझिए, जब यह कोण तीन कोण चार के बराबर है तो यहां पे देखिए कोण तीन कोण चार के बराबर है। जब कोण तीन कोण चार के बराबर है तो सीएफ किसके बराबर होगा? बीएफ के बराबर होगा। सम्मुख कोणों की सम्मुख भुजाएं आपस में क्या होती है? बराबर होती है। तो यहाँ पे देखिए सम्मुख
कोण 3 के सामने वाली भुजा कौन है, CF है, और कोण 4 के सामने वाली भुजा कौन है, BF है। तो सम्मुख कोणों की सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो सम्मुख कोण, तो इस सम्मुख, यह कोण के सामने सम्मुख भुजा कौन है, CF, और इस कोण 4 के सामने कौन है, तो BF है। तो याद रखिएगा कि जब कोण 3 कोण 4 के बराबर है तो क्या होगा, CF जो है BF के बराबर होगा। इतनी बातें समझ में आ गई। ये CF है, CF जो है किसके बराबर होगा, BF के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि सम्मुख कोणों की सम्मुख भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। समझ में आ गया, लिख देते हैं यहां पे, याद रहेगा आपको। सम्मुख कोणों की सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती है। कोई दिक्कत, इतनी बातें समझ में आ गई कि CF बराबर BF क्यों हुआ, क्योंकि कोण 3 कोण 4 के बराबर है। तो जब कोण 3 कोण 4 के बराबर है तो CF किसके बराबर होगा, BF के बराबर होगा। तो आशा करते हैं कि आपको इतनी बातें समझ में आ गई है। अब आगे बढ़ते हैं, देखेंगे कि अब यदि मान लीजिए, अब यदि यह B बिंदु P के काफी निकट हो तो, अब यदि यह B बिंदु P के काफी निकट हो तो, वहीं से लिखेंगे। अब यदि B बिंदु P के काफी निकट हो तो, अब यदि B बिंदु P के क्या हो, काफी निकट हो तो, बाई चांस यह B बिंदु यहां पे ना आकर के यहां पे आता तो यह BF किसके बराबर होता, PF के बराबर होता। बात समझ में आ रहा। हमने क्या लिखा कि अब यदि, यहां पे ध्यान से सुनिए, अब यदि B बिंदु P के काफी निकट हो तो यह BF किसके बराबर होगा, PF के बराबर होगा। देखेंगे, इसलिए BF बराबर क्या, PF। कोई दिक्कत, इतनी बातें समझ में आ गई कि अब यदि B बिंदु P के काफी निकट हो तो BF बराबर क्या होगा, PF। आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई है। समझ में आ गया, आगे बढ़े। अब क्या लिखेंगे कि अब चित्र से अस्पष्ट है, अब चित्र से अस्पष्ट है। हमने क्या लिखा कि अब चित्र से अस्पष्ट है। तो चित्र में क्या है यहां पे समझते हैं, साइड में समझिए, यहां पे दिखाई दे रहा होगा आपको। क्या करें, बोर्ड बहुत छोटा है। अब चित्र से अस्पष्ट है, चित्र में क्या है, तो यह CP, हमको क्या चाहिए, CP। तो CP बराबर क्या होगा बाबू, हमने क्या लिखा कि अब चित्र से अस्पष्ट है, हमने ये लिखा कि अब चित्र से अस्पष्ट है। CP बराबर, यानी हमको यह CP चाहिए। तो CP कैसे मिलेगा, तो CF प्लस PF करेंगे तभी तो मिलेगा ना। हमको CP चाहिए, तो CP कैसे मिलेगा, तो CF प्लस PF। तो वहीं लिखेंगे CF प्लस PF। इतनी बातें समझ में आ गई। फिर एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे इंप्लाइज का चिन्ह देंगे, ठीक है। अब फिर CP चाहिए, तो CP बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे क्या है, CF। तो यह CF किसके बराबर है, ध्यान से समझिए, यह CF किसके बराबर है, यहाँ पे समझ में आ रहा है ना, यह CF किसके बराबर है। तो देखिए, तो यहाँ पे CF बराबर क्या है, BF है। तो CF की जब हमने क्या लिखेंगे, BF लिखेंगे। कोई दिक्कत, हमने CF की जब क्या लिखा, BF, आप प्लस PF है तो प्लस PF लिख दिए। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आइए आप एक स्टेप, ठीक है, जगह नहीं है, यहाँ पे लिखते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे जो है, इसके बाद हम लोग कहाँ लिख रहे हैं, अब यहाँ पे आइए, तो यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लिखते हैं अब CP बराबर क्या होगा, ध्यान से देखिए यहाँ पे CP बराबर, तो CP बराबर क्या होगा, CP बराबर क्या होगा, तो BF जहां पे है, यहाँ पे BF जो दिख रहा है आपको, दिख रहा है, तो BF किसका बराबर है, तो यहाँ पे देखिए, यह BF किसका बराबर है, PF का बराबर है। समझ में आ रहा है ना जी, अरे यह BF किसका बराबर है, PF का बराबर है। तो हम क्या लिखेंगे, PF अब प्लस PF। कोई दिक्कत, अब CP बराबर क्या हुआ, PF प्लस PF। तो CP बराबर PF प्लस PF, कितना PF, तो 2PF। यहाँ पे समझाते हैं, यहाँ पे इसको समझिए, यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे लिख देते हैं, गाउज मज नहीं होगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा लोग और नोट्स बनाते चलिएगा लोग, ठीक है। अब हमने क्या लिखा यहाँ पे CP, तो CP बराबर क्या हुआ, PF प्लस PF। तो कितना PF, तो यहाँ पे इंप्लाइज का चिन्ह देकर के यहाँ पे CP बराबर PF प्लस PF, तो कितना, तो 2PF। तो हमने 2PF लिख दिया। कोई दिक्कत, इतनी बातें समझ में आ गई, यानी CP बराबर PF प्लस PF, तो 2PF हो गया। अब CP बराबर हमने क्या माना था, R माना था, R2 है तो 2, PF बराबर क्या माना था, छोटा f माना था, ठीक है। इसलिए हमको क्या मिला, R बराबर 2F या F बराबर क्या मिलेगा,
तो ये गुना में है, बराबर की तरह क्या होगा, भागा में, यानी r बाई क्या होगा 2 होगा। हमको सिद्ध क्या करना था, यही तो सिद्ध करना था, r बराबर 2f या f बराबर r बाई 2, क्या हो गया, प्रूव हो गया। समझ में आ गया, समझ में आया कैसे हुआ। यहाँ पे r क्यों आया, क्योंकि हमने क्या माना था, cp बराबर हमने r माना था। यहाँ पे pf बराबर छोटा f क्यों आया, क्योंकि हम लोग जब रचना कर रहे थे उसी समय हमने माना था pf बराबर f, इसलिए क्या मिला, pf बराबर f मिला। समझ में आ गया, दो पहले से हमने 2 लिख दिया, इसलिए क्या मिला, r बराबर 2f, यही सत्यापित करना था। फिर क्या मिला, f बराबर r बाई 2। तो आशा करते हैं कि आपको जो है यह समझ में आ गया है। अगर आपको समझ में आ गया है तो आप इसको उतार लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ देर के लिए हम रुक जाते हैं, जल्दी इसको उतारिए, या आप होशियार बच्चे हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप आसानी से इसका नोट्स बना सकते हैं। उतार लिए, समझ में आया। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया। आप एक बार 2 बार इस वीडियो को देखिएगा, आप आसानी से इसको समझ लीजिएगा, क्योंकि यह प्रश्न जो है आपके एग्जाम में 6 नंबर का पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप जरूर जो है इस पूरे वीडियो को बिना स्किप किए देखने का प्रयास कीजिएगा। तो आशा करते हैं कि आप सभी विद्यार्थियों को, जो बिहार बोर्ड के विद्यार्थी हैं या किसी भी सीबीएसई बोर्ड के विद्यार्थी हैं, वह भी जो है, अगर आप जो है वर्ग 10वीं की एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप जरूर इस पूरे वीडियो को देखे होंगे और आपको दोनों प्रश्न समझ में आए हैं। ये दोनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में 6 नंबर का पूछता है। तो आशा करते हैं कि आप सभी विद्यार्थियों के मेरे द्वारा बताई गई व्याख्या, मेरे द्वारा बताए गए प्रश्न समझ में आए हैं। अगर आपको लगता है कि सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसके साथ बिहार बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी हैं, साथ ही साथ इस देश के जितने भी युवा हैं जो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उन सभी मित्रों को, सभी दोस्तों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।